ठीक है बेटा, तो आज हम हाइड्रोजन की फिर प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पीछे हैं आप लोग थोड़ा, तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह अब आप लोगों की लेनी होगी मुझे, तो ज़रा उसके लिए तैयार रहिएगा। और जी, तो प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं हाइड्रोजन की, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अच्छा, हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियली कैसे बनाया जाता है, ये इसके कुछ तरीके हैं हमारे पास, तो हम उन तरीकों को बारी बारी देखकर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहला जो हमारे कोर्स में जो तरीका है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम करा दें तो ये चीज़ मुमकिन है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन की थर्मल डिकम्पोजिशन होती कैसे है? हाइड्रोकार्बन हम ले लेते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड बेटा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। तो एक कंपाउंड है हमारे पास CH4, इसका नाम होता है मीथेन, और इसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको। इस कंपाउंड को अगर मैं 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूं, 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूं। अच्छा, शर्त यहाँ पर यह है कि एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए। ये एक बात जरा याद रखिएगा कि एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हवा मौजूद होगी, एब्सेंस ऑफ एयर ना हो, यानी कि हवा मौजूद होगी तो हवा में ऑक्सीजन है, और इतने हाई टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और यू कैन से कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा इशू क्या आएगा कि ये कंपाउंड बजाय डिकम्पोज होने के जल जाएगा। दो अलग अलग तरह के रिएक्शन है, इस चीज के फर्क को जरा समझ लीजिए। देखिए, एक बात है डिकम्पोजिशन है, ये भी एक तरह का रिएक्शन होता है जो अभी हम करवा रहे हैं, ठीक है। और एक होता है कंबस्शन, ये भी एक तरह का रिएक्शन होता है जो हम चाहते हैं कि ना हो। सही है, कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज को जला देना, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा फिनोमिना है वो क्या है कि मैं इन बॉन्ड्स को तोड़ना चाह रहा हूँ। इन बॉन्ड्स को तोड़ दूंगा, चारों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, कार्बन अलग हो जाएगा। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन को हम कहते हैं बेटा कार्बन ब्लैक। सही है, माशाल्लाह से क्लास में खवातीन मौजूद है, तो ये खवातीन के हुस्न का हिस्सा है कार्बन ब्लैक। तो आंखों के आपके सुरमा, जो आपका आंखों का काजल होता है, वो यही होता है, कार्बन ब्लैक ही होता है। आप अपनी आंखों में लगा रही होती हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आंखें लगती हैं खवातीन की काजल के बाद। तो अच्छा, अब कंबस्शन की बात करूं, अगर यहाँ पर हवा होती फॉर एग्जांपल, यानी एयर होती, तो क्या होता? तो कंबस्शन रिएक्शन इसका कुछ और होता है। देखो, CH4 अगर हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट हो, तो ये बजाय कंबस्ट होने की, ये बजाय डिकम्पोज होने की जल जाता है। अब देखो, जब जल रहा है, देखिए कंबस्ट हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और जब डिकम्पोज हो रहा है तो कार्बन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो ये दो फर्क हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का होना मतलब मुज़िर है, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर में ये रिएक्शन होता है। इस हवाले से किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। क्या कोई सवाल है इस हवाले से? नो सर। अच्छा, दूसरा तरीका इसमें क्या है? दूसरा तरीका कहलाता है स्टीम मीथेनॉल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? स्टीम मीथेनॉल प्रोसेस।
अच्छा, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस क्या होता है? मिथेनॉल एक कंपाउंड होता है बेटा, अल्कोहल फैमिली का कंपाउंड होता है, पहला मेंबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, ऐसे कहते हैं हम मिथेनॉल। और इस मिथेनॉल पर अगर हम स्टीम पास करते हैं, अच्छा याद रहे मैं कह रहा हूँ वाटर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ स्टीम, बात मेरी याद रखना, स्टीम कह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर हम पानी को हीट करके गैसियस स्टेट में ले आएंगे और उसके बाद उसको पास करेंगे। अच्छा, अब सिलसिला क्या होता है, जिस चेंबर में स्टीम बनाते हैं हम, यानी कि ऑक्सीजन को वाटर को हम हीट करके स्टीम बनाते हैं, ऐसा होता है कि एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर ये मिथेनॉल भरा हुआ होता है CH3OH, और दूसरे कंटेनर में हम स्टीम बनाते हैं H2O गैसियस फॉर्म में। अच्छा, इसको हम हीट कर रहे होते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पर, फिर हम इस स्टीम को इस चेंबर में पास करते हैं। अच्छा, स्टीम का टेम्परेचर चूंकि बहुत ज्यादा होता है, 250 होता है, और मिथेनॉल जो कि लिक्विड स्टेट में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल का जो होता है वो मेरे ख्याल से 66 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जब हम स्टीम पास करते हैं इसके अंदर से, तो ये मिथेनॉल भी जो होता है ना, ये बॉयल हो जाता है, क्योंकि 66 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये 250 पे आ रहा होता है, तो ये आसानी से बॉयल हो जाता है। ये बॉयल हो जाता है, अब ये मतलब वाटर यानी कि स्टीम भी गैस और ये मिथेनॉल भी गैस। अब बाकी फिर फर्दर यहाँ पर रिएक्शन होता है, बाकी फिर यहाँ पर फर्दर रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के नतीजे में यानी यहाँ पर दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में इसके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दो गैसेस प्रोड्यूस होता है। अब परेशानी क्या है? अब परेशानी यह है कि दो जो गैसेस प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर हम ये रिएक्शन हो गया, अब यहाँ पर इस चेंबर में ऊपर की तरफ यहाँ पर दो गैसेस आ गई, मिथेनॉल पूरा खत्म हो गया, दो गैसेस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब मसला ये है कि हमें तो चाहिए हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए किसी काम की थोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब मुझे इस मिक्सचर में से, इन दो गैसेस के मिक्सचर में से, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन को अलग करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना। तो उसके लिए क्या तरीका होता है? उसके लिए हम ये करते हैं कि जो गैस का मिक्सचर होता है, इस गैस के मिक्सचर को, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के इस मिक्सचर को हम पास कर देते हैं वाटर में से। ठीक है, इसको हम किसमें से पास कर देते हैं? इसको हम पास कर देते हैं बेटा वाटर में से। जब हम इसको वाटर में से पास करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और पानी के अंदर ये डिसॉल्व होकर क्या बनाती है? H2CO3 नाम का एक एसिड बनाती है, और इस एसिड का नाम होता है बेटा कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोजन गैस पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता पानी का, ना ये पानी में डिसॉल्व होती है, ना इसका कोई असर होता है पानी में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारे पास अलग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस अलग, और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी होती है सारी पानी में डिसॉल्व हो जाती है। अब इसका मैकेनिज्म देख लो, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होता है कि पानी है और दूसरे चेंबर में पानी रखा हुआ होता है, और हम वो जो हमारा एक चेंबर होता है जिसके अंदर ये दोनों गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ से इस गैस को इसमें पास करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी पानी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस चूंकि पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, पानी से बाहर आ जाती है, यहाँ पे कंटेनर पे जमा हो जाती है। यहाँ से हम यहाँ से खोलकर इसको हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। ठीक है, तरीका समझ में आ गया बेटा? क्या तरीका समझ में आ गया? जी सर। कोई सवाल इसमें? यस सर। सर वाटर में कार्बन डिसॉल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है। जी जी कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, जी बेटा, और हाइड्रोजन ऊपर आ जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ताकि सर। मैं ऊपर के एक और स्टेप कर देता हूँ, फिर मैं आपको अगली बात समझाऊंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले। एक और तरीका है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अच्छा, ये बड़ा थका हुआ सा तरीका है, ये हमारी किताब में तो मौजूद है, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल दुनिया में कहीं भी नहीं होता, और इस तरीके का इस्तेमाल करना दुनिया में कहीं इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ये कोई अक्लमंदी नहीं है। क्यों? आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, 9th में भी, हैबर-बॉश प्रोसेस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर हम अमोनिया गैस बनाते हैं। ये रिएक्शन याद आया किसी को?
बेटा ये रिएक्शन याद आया किसी को? जी सर। अगर ये रिएक्शन याद आया तो अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करूं, अमोनिया को 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। 9 में जी बेटा बिल्कुल, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल कहीं होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये तरीका इस्तेमाल करके अमोनिया बनाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाते हैं। तो मुझे कौन से कीड़े ने काटा है कि जिसको मैं इन दोनों चीजों को मिलाकर बना रहा हूँ, मैं जबरदस्ती उसको तोड़कर इन दो चीजों को अलग करूं? तो मुझे किसी कीड़े ने तो काटा नहीं है, इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कहीं होता ही नहीं है हाइड्रोजन बनाने के लिए। लेकिन थियोरेटिकली ये तरीका मौजूद है, इस तरीके का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन करते नहीं। अब बताओ कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को? नो सर। और ले लो, फिर आगे चलूंगा। ले लिया? जी सर। रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर। अच्छा 3 तरीके हो गए, चौथा तरीका देखो। चौथा तरीका है स्टीम कोक प्रोसेस। स्टीम कोक प्रोसेस। अच्छा कोक क्या होता है? ये कोका कोला वाली कोक नहीं है, ये कार्बन वाला कोक है। मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में दिखाया भी था कुछ बच्चों को कि कोक कैसा होता है। तो अभी भी अगर कोचिंग वगैरह खुलेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। कोक कोयले की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, यानी कि कोयले के अंदर की जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं, अगर मैं उनको छान लूं, छाटी कर लूं, उनको अलग कर दूं, तो जो मेरे पास एंड प्रोडक्ट आता है वो बहुत ज्यादा प्योरीफाइड प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना? तो उसे आप कोक कहते हैं। तो कोक को हम क्या करते हैं? रेड हॉट करते हैं सबसे पहले। रेड हॉट करने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब कोयला जल रहा होता है तो कोयला एक वक्त ऐसा आता है कि जलते जलते बिल्कुल लाल हो जाता है, यानी कि वो ब्लैक कोयला जलते जलते लाल हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रेड हॉट। तो मैंने यहाँ पर कोक के साथ भी कुछ ऐसी करना है कि कोक को हीट करके इसको रेड हॉट कर लेना है। कोक को रेड हॉट करने के बाद तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर के ऊपर स्टीम पास कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और 100 टेम्परेचर पर वो बॉईल हो जाता है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो पानी तो रह नहीं सकता, तो स्टीम ही होगा। तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टीम को पास कर देते हैं, किस पे? कोक पे। अच्छा इतने हाई टेम्परेचर पे जो 1000 डिग्री सेल्सियस हुआ हुआ है कोक का, इतने हाई टेम्परेचर पे कोक जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिएक्टिव बन जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये क्या करता है? ये स्टीम में से ऑक्सीजन को निकालकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देता है, और जब चूंकि स्टीम में से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पे क्या रह जाता है? हाइड्रोजन रह जाता है। अगेन ये दो गैसेस हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस एंड हाइड्रोजन इज अ गैस। इन दो गैसेस के इस मिक्सचर को बेटा वाटर गैस कहा जाता है, ठीक है? अब इसकी भी सेपरेशन होती है, जैसा अभी मैंने पिछले स्टेप में कराया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दो गैस मिक्स हुई नहीं है। अब इन दो गैसेस को सेपरेट भी तो करना होगा, तो इसकी भी सेपरेशन का तरीका है, वो भी मैं जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। पांचवा तरीका क्या है? पांचवा तरीका कहलाता है स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। अच्छा स्टीम हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं? स्टीम हाइड्रोकार्बन में हम एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे CH4 ले लिया, और इसके ऊपर हम स्टीम पास करते हैं, और इसमें टेम्परेचर होता है 700 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है निकेल, ठीक है? कैटलिस्ट होता है 700 बोल लो, सॉरी 900 डिग्री सेल्सियस, एक कैटलिस्ट होता है निकेल। अब इसमें क्या होता है कि इतने हाई टेम्परेचर पर हीट होता है निकेल की प्रेजेंस में। अच्छा एक बात यहाँ याद रखनी है कि यहाँ पर भी हवा मौजूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हवा होगी तो ये CH4 रिएक्शन करने के बजाय जल जाएगा, जलाना नहीं है इसको, ठीक है ना? मीथेन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये क्या करता है? ये इस स्टीम में से ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके मेरे पास हाइड्रोजन की शक्ल में आ जाता है।
अब ये भी हाइड्रोजन गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और अभी हमने आपको बताया कि इन दो गैसेस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। अब वाटर गैस में से हाइड्रोजन किस तरीके से सेपरेट आउट होती है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। छठा तरीका इसमें जो है वो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाएगी। अच्छा, ये तरीका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन बनाने के लिए, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में बाकी 5 तरीके, 5 में से 3-4 तरीके इस्तेमाल होते हैं और ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता। बाकी पूरी दुनिया में उन 4-5 तरीकों में से कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये वाला इस्तेमाल होता है। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों? तो ऐसा थोड़ी देर में बता देते हैं आपको। H2O वाटर है, इस वाटर को की हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आप लोगों ने बेटा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको रिकॉल करने की जरूरत है। उसमें आप लोगों को पता है कि क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। नेगेटिव वाला एनोड होता है, पॉजिटिव वाला कैथोड होता है। तो जब पानी को हम डालते हैं और पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, कोई एसिड कोई बेस डाल देते हैं थोड़ी सी, ताकि जो पानी के आयंस है ना ये टूट जाए, हाइड्रोजन पॉजिटिव अलग हो जाए और OH नेगेटिव अलग हो जाए। फिर ये जो पॉजिटिव आयन होता है ये आपको पता है कि ये कैथोड की तरफ जाता है, और ये जो नेगेटिव आयन होता है आपको पता है कि ये एनोड की तरफ जाता है। वहां जाकर ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है और ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। अच्छा, ये बोलने में तरीका बहुत आसान है, इतना आसान है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तकरीबन मैंने 1 साल सिर्फ इस प्रोसेस के ऊपर रिसर्च की है। हॉफमैन प्रोसेस कहलाता है ये, और पानी से हाइड्रोजन निकालना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। हमें लगता जरूर है कि ये आसान बात है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। मैंने बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को, अलग अलग एसिड, अलग अलग बेस, अलग अलग सॉल्ट रख कर देखा, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लगा कर देखे, तो अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, एसिड आप H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HCl नहीं ले सकते, ठीक है, HCl नहीं लेना, H2SO4 ले सकते हैं, और बेस के अंदर जो है वो हम NaOH ले सकते हैं, इस तरह की बेसेस ले सकते हैं। HCl लेने से रिजल्ट सही नहीं आता, ठीक है ना। अब बताओ इन तीनों चीजों में किसी को कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं सर, नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। ले लिया सर। अच्छा, अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में से हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे वो बताया था। अब हम ये देखते हैं कि वाटर गैस जो कि दो गैसेस का मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से हाइड्रोजन कैसे अलग करेंगे। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, वाटर गैस में से हाइड्रोजन कैसे सेपरेट होती है इसको देख लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका कहलाता है बाय लिक्विफेक्शन। पहला तरीका होता है बाय लिक्विफेक्शन। अच्छा, लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है? लिक्विफेक्शन में हम करते ऐसा है कुछ कि जो वाटर गैस होती है इसको एक चेंबर में ले लेते हैं। अच्छा, वाटर गैस क्या है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। इसको एक चेंबर में ले लेते हैं और उस कंटेनर या उस चेंबर में टेम्परेचर कर देते हैं -200 डिग्री सेल्सियस। और बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है ये, -200 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे टेम्परेचर पर ये जो गैस होती है ना, इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसका कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट मेरे ख्याल से 191 होता है, -191 डिग्री सेल्सियस होता है मेरे ख्याल से। 191 होता है, 192 होता है, 192 माइनस का टेम्परेचर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कार्बन मोनोऑक्साइड का अचीव होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सारी की सारी लिक्विड बन जाती है। हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, तो वो भी बता दूं, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -256 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन का तो अचीव किया ही नहीं हमने, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही अचीव किया। तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन जाती है, हाइड्रोजन गैस की शक्ल में रहती है, ठीक है। फर्दर ऑन हम एक काम और करते हैं, ये इसको इस तरीके से समझ लो
कि मेरे पास ये चेंबर है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, सही है। अब मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया -200, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सारी लिक्विड होकर नीचे बैठ जाती है और हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ गैस की शक्ल में रह जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट होता है हमारे पास, एक रिएजेंट होता है जिसे कहते हैं NaOH, बेस होती है, ठीक है ना। NaOH बेस को, लिक्विड बेस को हम पास कर देते हैं, स्प्रे करते हैं, बल्कि पास नहीं करते, स्प्रे करते हैं, इस पूरे चेंबर के अंदर स्प्रे करते हैं। अच्छा, ये काम हम क्यों करते हैं पता है, कि अगर कोई थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बनने से रह गई हो, थोड़ी बहुत, तो वो इस NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, HCOONA नाम का कंपाउंड बना लेता है। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम फॉर्मेट, और ये कंपाउंड भी जो बनता है ये लिक्विड स्टेट में बनता है, ये भी नीचे बैठ जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन ना इस टेम्परेचर पर लिक्विड बनी, हाइड्रोजन ना इस NaOH के साथ रिएक्शन करती है, तो हाइड्रोजन गैस की शक्ल में ऊपर ही रहती है, हाइड्रोजन पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो सारी अलग हो जाती है, बस ये काम। सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, हाइड्रोजन अलग, कर लिया सेपरेशन। कोई सवाल इसमें? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है इसका, ये काम करने का एक तरीका हमारे पास और भी है, वो भी बता देते हैं आपको। इसको हम कहते हैं बेटा बॉश प्रोसेस। अच्छा, बॉश प्रोसेस में क्या किया जाता है, बॉश प्रोसेस में हमारा जो गैस का मिक्सचर होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस, हाइड्रोजन का गैस का जो मिक्सचर होता है, इसके ऊपर हम मजीद स्टीम डालते हैं, और ये स्टीम डालते हैं, इसके अंदर हम इसको हीट करके 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट होता है जिसका नाम होता है FeO, आयरन ऑक्साइड कहलाता है बेटा। अच्छा, इतने हाई टेम्परेचर पर ये जो कैटलिस्ट होता है ना, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस स्टीम के ऑक्सीजन को निकाल कर अपने साथ जोड़ लेता है, और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन आ गया, ये बन गया H2। अब आप बोलोगे सर आपने कौन सा तीर मार लिया, कोई तीर तो नहीं मारा सर, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस तो अभी भी दो ही है, अलग तो नहीं हुई। अलग करना था ना सर। बेटा मैंने तीर मारा है, और क्या तीर मारा है, इसमें से पहला तीर अभी बताता हूँ। अब ये जो गैस का मिक्सचर आपके पास आया, पहले ही वाला वाटर गैस था, वो वाटर गैस खत्म हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की सेपरेशन का तरीका बताया था, याद है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को पानी में से पास कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होती है, पानी में डिसॉल्व होकर H2CO3 बना देती है, और हाइड्रोजन गैस का पानी पर कोई असर पड़ता ही नहीं है, पानी से हाइड्रोजन पर कोई असर नहीं पड़ता, हाइड्रोजन अकेले रह जाती है। तो ये क्या कहलाया हमारे पास, ये कहलाया कार्बोनिक एसिड, और हाइड्रोजन सेपरेट हो गई। अब सवाल यहाँ पर ये आएगा कि सर इन दो में से कौन सा तरीका यूज होता है, तो मैं आपको वो बता दूं कि इन दो में से आजकल के दौर में सबसे ज्यादा बॉश प्रोसेस इस्तेमाल होता है। क्यों? बॉश प्रोसेस इस्तेमाल करने की वजह यह है कि इससे हम हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। कैसे? देखो, जब हम शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन का 1 मोल है, लेकिन इस रिएक्शन के बाद स्टीम में से भी हमें और हाइड्रोजन मिल जाती है, हाइड्रोजन 1 मोल की जगह कितनी हो जाती है, 2 मोल हो जाती है। तो अगर हमने रिएक्शन शुरू किया 100 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, मिसाल के तौर पर कि एक मिक्सचर था वाटर गैस का, उसमें 100 ग्राम हाइड्रोजन थी, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होता है ना, तो वो 100 ग्राम हाइड्रोजन 200 ग्राम बन जाती है। अब ये 100 ग्राम और कहां से आई सर, तो बेटा 100 ग्राम वाटर से आई। तो इसलिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्ट बढ़ती नहीं है, जितना आप लोगे उतनी ही आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये H2 है, जितना आप लोगे उतनी प्रोडक्ट मिलेगी। इस वाले में प्रोडक्ट डबल हो जाती है, इसलिए वॉश प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? जी सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।
अब कल की क्लास में इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। आपको कल हम पढ़ाएंगे, याद दिला दीजिएगा मुझे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।